गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर। आइए आज हम लोग संस्कृत का दूसरा लेसन द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, द्वितीय पाठ यानी पाटलिपुत्र वैभवम, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र वैभवम दूसरा लेसन है संस्कृत का, क्लास टेंथ क्लास का है और जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटली पुत्र वैभवम, ध्यान रखिए। ये लेसन नंबर 2 संस्कृत का लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ये हम लोग को अपना बिहार में जो बिहार सरकार के जो संस्कृत चलती है उसमें ये सभी जो संस्कृत बच्चे लेते हैं उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। अर्थात पाटलिपुत्र के वैभव व्यवस्था के बारे में इसमें चर्चाएं की गई है, यानी कि बिहार के जो पटना नगर है उसके बारे में इसमें विशेष रूप से चर्चाएं की गई है। पटना को पहले किस नाम से जानते थे, फिर उसके पहले किस नाम से जानते थे, पटना नाम क्यों पड़ा, कैसे इसका नामकरण किया गया, इन तमाम बातों को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व सभी समय रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यानकर्षकम वैदेशिक यात्रिण मेगास्थनीज फायहान, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज फायहान युवेनसांग इति सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम संस्मरणेषु चक्रु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। आइए इसको हम लोग हिंदी जानने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व सभी समय में रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है, ध्यान रखिएगा, इसका इतिहास जो रहा है वो 2500 वर्ष का रहा है। किसका? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का जो इतिहास रहा है वो 2500 वर्ष का रहा है। इसने धार्मिक, राजनीतिक तथा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायहान, ये सब देखिए विदेशी यात्री था जी, कौन कौन? मेगास्थनीज, ध्यान रखिएगा, ये मेगास्थनीज है ना, फायहान, युवेनसांग, एतेसेंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। आइए सामान्य परिचय में सबसे पहला जो पाठ है, पहला जो परिचय है, पहला जो श्लोक है, उसमें सबसे पहला श्लोक है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्त्यम पाटलिपुत्रम नृगंगा वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनी मताख्ये काव्ये कथयति। अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम।
ध्यान दीजिए, कहने का मतलब हुआ इसमें कुछ शब्दार्थ हैं कि अन्यतमम मतलब होता है एक श्रेष्ठतम, अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे, महीतल तिलकम मतलब धरती के तिलक स्वरूप, उसके बाद में है सरस्वती कुल गृहम मतलब शिक्षा का महान केंद्र, परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला स्थान। आइए इसका पूरा हिंदी देखते हैं। फिर से मैं संस्कृत पढ़ देता हूं, आप सभी को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं जैसे पढ़ता हूं उसी तरीके से आप बगल में ही पुस्तक को रख लीजिएगा, संस्कृत बिहार सरकार का। और आपको अगर हिंदी करने ना आए तो मैं जो हिंदी बोल रहा हूं उसको सही से सुनिएगा, उसी से आप देख करके सुन करके लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप जो है ना अगर समझ में आए तो आप क्या कीजिए कि एक पासपोर्ट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप हिंदी को समझ सके। कराए कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेश्यंतम पाटलिपुत्रम नुगंगम वश्यधिचित्रम महानगरम बभूव तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टमित्त काव्ये कथ्यते अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मेरे प्यारे मित्रों, कहने का मतलब है कि प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र नामक एक विचित्र महानगर हुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र नामक नगर एक विचित्र महानगर हुआ। उस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीमत्त काव्य में कहते हैं, कुटनीमत्त काव्य में कहते हैं, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला, धरती के माल स्वरूप शिक्षा का महान केंद्र पाटलिपुत्र नामक एक महानगर है। ये पाटलिपुत्र जो है, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र ये छोटा मोटा जगह नहीं है, एक महान महानगर है और इसकी चर्चाएं की गई है। और उसके बाद में दूसरा जो इसका दोहा है या कहें कि दूसरा पाठ है, इतिहास श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत् यत्र च भगवान बुध बहु कृत्वा समागत तेन कथितमासीत् यद्य ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदाक्रांता भविष्यति कलांतरेण पाटली ग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथिता चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धीति यूनान राजदूत मेगास्थने स्व संस्मरणेषु निरूप्यते अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सतुराम सुतारम समृद्धम। कहने का मतलब हुआ कुछ शब्दार्थ है इसमें। सबसे पहले जो कुछ शब्दार्थ है कि श्रूयते मतलब सुना जाता है, मतलब यहाँ ज्ञात होता है, यानी कि श्रूयते मतलब सुना जाता है। यत मतलब कि, बहुकृत्वा मतलब अनेक बार, बहुकृत्वा का यहाँ पे अर्थ निकलता है अनेक बार, ध्यान रखिएगा, अनेक बार। समागतः मतलब आए, समागतः मतलब क्या होगा, आए। उसके बाद में क्या है, कथित मासित मतलब कहा जाता था, कथित मासित मतलब कह रहा है कि कहा जाता था, कहा जाता था। भयात मतलब भय से, भयात मतलब भय से, भयात मतलब क्या है जी, भय से, ध्यान रखिए, कराए कि भय से। कलांतरेण मतलब समय बीतने पर, उत्कृष्टा मतलब अच्छी, तुत सुतराम मतलब और अधिक, निरूप्यति मतलब निरूपित किया, वर्णन किया, जलपुरस मतलब बाढ़ का। आइए इसका हिंदी देखने का प्रयास करें। करा इतिहास श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थिता आसीत्। करा है कि इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में
गंगा के तट पर पाटली ग्राम स्थित था और जहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। कौन? वही पाटलिपुत्र जो है वो क्या होगा? महानगर होगा। किंतु कलह, अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। क्या क्या चीज से घिरा रहेगा बेटा? कलह से मतलब लड़ाई झगड़ा से, अग्निदाह मतलब आग से, बाढ़ मतलब पानी से। आपने हाल ही में सुना ना कि पूरे पटना जो है से कि वेनिस बन गया था, स्वर्ग बन गया था, रोडवे पर नाव चलने लगा था, है ना। तो बाढ़ से ये कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध जी का जो कल्पना था वो चरितार्थ होता नजर आ रहा है और बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। समय बीतने पर पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने, देखो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का। कहाँ का था? यूनान। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का था। उसके बाद में कह रहा है ने यूनान मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में वर्णन किया है, इस नगर का वैभव प्रिय दर्शनी अशोक के समय और अधिक बढ़ा हुआ था। देखिए मेगास्थनीज अपने स्मरण में, अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि इस पाटली ग्राम का जो शोभा व्यवस्था था वो प्रिय दर्शन के नाम से अशोक जाने जाते थे। तो ये कह रहे हैं मेगास्थनीज कि अशोक के समय में इस नगर की शोभा व्यवस्था और अधिक क्या था? बढ़ा हुआ था। उसके बाद में करा बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसम नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साद्रम स्मरति। अत्रोपवर्ष वर्ष विह पाणिनि पीलंग विह व्यांगी वरुचिप पतंजलि ई परीक्षित ख्याति मुप जगमु। कुछ इसका शब्दार्थ है कि सरस्वती परंपरा अर्थात शिक्षा की परंपरा प्रवर्तित मतलब चलती रही, यह मतलब इस लोक में संसार में, ख्यातित्व मतलब प्रसिद्ध, उपजगमो प्राप्त किए। उसके बाद में इसका हिंदी कह रहा है कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन काले, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्ते इति राजशेखर स्वयं काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। कह रहा है कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा। अब देखिए काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। कौन है जी? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। का यह श्लोक पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र में ज्ञान एवं शिक्षा की परंपरा को दर्शाने के लिए रखा गया है। इससे यह भी पता चलता है कि ज्ञान एवं शिक्षा की परंपरा इस नगर में अत्यंत प्राचीन काल से रही है। पाणिनि जिनका व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, ध्यान रखिएगा अष्टाध्यायी, क्या जी? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है ना, पाणिनि जिनका व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी अनूठा एवं विश्व स्तरीय है। तथा पतंजलि जिनका योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। ध्यान रखिएगा योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के लेखक पतंजलि। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि, है ना। अब देखिए उसके बाद में
जिनका योग दर्शन अपने आप में अद्वितीय है, जिनका योग दर्शन अपने आप में क्या है, अद्वितीय है। पाटलिपुत्र की ही भूमि इनका कार्य क्षेत्र रहा तथा यहीं से ये विश्व विख्यात हुए। उसके बाद में देखिए कराए कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पाणां पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलित। शरत्काले नगरे अस्मिन्, शरत्काले मतलब सर्दी के समय में, नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। तत्र सर्वे जन आनंदमग्न अभूवन। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। ध्यान रखिएगा, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कह रहा है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराण आदि में पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम पुष्पुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप, किसके समीप, नगर के समीप, ध्यान रखिएगा, किसके समीप, नगर के समीप, इसे ज्ञात होता है कि नगर के समीप में पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था। नगर के समीप मतलब पाटलिपुत्र नगर के नजदीक में पुष्प अर्थात फूल का बहुत ज्यादा क्या होता था बेटा, उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र यह नाम भी गुलाब के फूलों की पुतलिका रचना के आधार पर प्रचलित हुआ था। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का महान समारोह बड़ा ही प्रचलित था। अब देखिए कौमुदी महोत्सव कौन सा ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस वंश के शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में। ध्यान देने का कोशिश करेंगे, गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का महान समारोह बड़ा ही प्रचलित था। उस समय सब लोग आनंद मग्न हो जाते थे। जिस प्रकार से आज के समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर लोग आनंद मग्न दिखाई देता है, उसी तरीके से जब पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव होता था तो उस समय लोग भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाते थे, आनंद मग्न हो जाते थे। आइए उसके बाद में कह रहा है काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता संभवूत तस्य संकेत अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो द्वारो जाता। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रां विकासो जाता। नगरमिदं मध्यकाले पट्टनेति नामना प्रसिद्धं गात। अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अधापि पूज्यते। देखिए कहने का मतलब हुआ कि यद्यपि काल चक्र के कारण मध्यकाल में मतलब आधा समय बीत जाने के बाद में करीब हजारों वर्षों तक पाटलिपुत्र जीर्ण शीर्ण हालात में पड़ा रहा। जीर्ण शीर्ण हालात में क्या रहा जी, पड़ा रहा। कौन पड़ा रहा, पाटलिपुत्र कैसा हालात में पड़ा रहा, तो जीर्ण शीर्ण हालात में पड़ा रहा। जीर्ण शीर्ण हालात में पड़ा रहा। जीर्ण शीर्ण हालात में पड़ा रहा। जीर्ण शीर्ण मतलब होता है खंड खंड में वो बटा हुआ था और अलग अलग भागों में पड़ा रहा। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षस इत्यादि में प्राप्त होता है। मुगल वंश के शासन काल में
इसका उद्धार हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। मध्यकाल में ही इस नगर ने पटना नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। यह शब्द पतन शब्द से निकला है। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। याद रखिएगा, नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है, जो आज भी क्या है? पूजी जाती है और पूजनीय है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहाराजस्य राजधानी च अस्ति, अनुदिनं विस्तारः भवति, अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहित, तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, किंचित रेल्यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय संति। मतलब ये सभी इतना ज़्यादा दर्शन करने योग्य स्थान है। समझ में आ रहा है ना? नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृहम है, तारामंडल है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है इत्यादि। ये सभी दर्शन करने योग्य हमें पटना में उपलब्ध है ना? इत्यादि इत्यते दर्शनीय असंति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम, दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम, गुरुद्वारेति निम्ना प्रसिद्धम वर्तते। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, तत्र देशास्य तीर्थयात्रियाणि दर्शनार्थ मायन्ति। कहने का मतलब हुआ कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अत्यंत बड़ा है। ये पटना जो अब नया क्या बन गया? अब पटना, ये पटना कोई छोटा शहर नहीं है। ये बिहार का ये बिहार में, हाँ, बिहार में महानगर है। बिहार का सबसे बड़ा महानगर कौन है? पटना है। बिहार का सबसे बड़ा महानगर कौन है? तो यही पटना है। और बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है ना? उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। ध्यान रखिएगा, राजधानी पटना है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। धीरे 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 नगर का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि नगर का विस्तार कैसे हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। गांव से पलायन कर रहे हैं लोग शहर की ओर। जब गांव से लोग पलायन करेंगे शहर की ओर, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जनसंख्या शहर का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब शहर का जनसंख्या बढ़ेगा तो शहर का विस्तार भी होगा, शहर का फैलाव भी होगा। तो कह रहा है कि दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। उसके ऊपरी और गंगा नदी के ऊपर में कौन सा सेतु है? महात्मा गांधी सेतु, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, यानी कि महात्मा गांधी सेतु नाम से है। और रेलगाड़ी का भी पुल निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन अर्थात बनने वाला है। देखिए, ये बहुत पहले का किताब छपा हुआ है। 2010 का किताब ये छपा हुआ है। लगभग 2009 में ये छपा था। तो कहीं न कहीं आज 2020, ये 2020 चल रहा है, तो कहीं न कहीं अब 10 साल के दरमियान में ये बन गया होगा, है ना? इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। संग्रहालय मतलब जहाँ पे कोई ऐतिहासिक वस्तु को रखा जाता है उसे संग्रहालय कहा जाता है, अर्थात इंग्लिश में कहें तो म्यूजियम। उच्च न्यायालय, उसके बाद में सचिवालय है, जहाँ पर ही हमारे राज्य की पूरे फाइल का लेखा जोखा, पूरे विभाग का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, या डाटा तैयार किया जाता है, या डाटा को रखा जाता है, पूरे हिसाब किताब को रखा जाता है, वो सचिवालय होता है। उसके बाद में गोलघर, गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था?
तो अनाज के भंडार करने के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। उसके बाद में तारामंडल, उसके बाद में तारामंडल, उसके बाद में क्या है, तारामंडल है, तारामंडल। जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है जी? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में, जो चिड़ियाघर होता है। मौर्य काल का अवशेष तथा महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान है। देखिए पटना में का महावीर मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है ना, महावीर मंदिर, जो शनिवार को पूजा किया जाता है। तो आप सभी को महावीर मंदिर के बारे में अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आप पटना जाएंगे तो आपको स्टेशन पर ही महावीर मंदिर का दर्शन होगा और आप सभी करने का प्रयास करेंगे, चूँकि बजरंगबली जी का दर्शन अगर हो जाए तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है। प्राचीन पटना नगर अर्थात पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूज्य स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। अब देखिए 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ हुआ? पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के कैवें गुरु थे? 10वें गुरु थे। तो 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ। उनका नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह नामक सिद्ध गुरुद्वारा है। अब तरह इनके नाम से एक गुरुद्वारा बनाया गया, चूंकि ईसाइयों का पूजा स्थल गुरुद्वारा होता है, सनातन धर्म वाले अर्थात हिंदुओं का पूजा स्थल मंदिर होता है, इस्लाम का पूजा स्थल मस्जिद होता है और ईसाई लोग का पूजा स्थल चर्च होता है। ईसाई लोग का पूजा स्थल क्या होता है? चर्च होता है। इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। अब करा है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अधावधि विबणेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। कह रहा है कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित वैभव को धारण करता है। इसे सम्मिलित रूप में संग्रहालय में देखा जा सकता है। पर्यटन मानचित्र में यह नगर क्या रहा? महत्वपूर्ण रहा। पर्यटन मानचित्र में यह नगर जो रहा वो बड़ा ही क्या रहा है दोस्तों? महत्वपूर्ण रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप लोग किताब से घरे देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब अलिखित कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको हम लोग देखते हैं। करा है कि कुटनी मता काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति, ये किसके द्वारा लिखा गया था? कूटनीति काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये था दामोदर गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? दामोदर गुप्तस्य, दामोदर गुप्तस्य के द्वारा। उसके बाद में कह रहा है पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाटलिपुत्र जो था वो गंगा नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के किनारे स्थित था जी? गंगा नदी के किनारे अवस्थित। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित था? गंगा नदी के किनारे। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये तीसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर यानी पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा, ध्यान रखिएगा क्या है? अत्युत्कृष्ट, 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 अत्युत्कृष्ट। उसके बाद में कह रहा है कि राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। कह रहा है राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं सतुराम समृद्धम आसीत्, मतलब उस समय भी अशोक के समय में इस नगर की व्यवस्था कैसा था? तो चौमुखी विकास होता था। उसके बाद में कह रहा है कि काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम अलिखत,
मतलब काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, काव्य मीमांसा के लेखक हैं, चौथा नंबर के होगा आंसर समृद्धम, समृद्धम। उसके बाद में पांचवा नंबर के आंसर हो जाएगा राजशेखर। पांचवा नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर। ध्यान दीजिएगा, है ना। कह है कि काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ कह लिखत, तो काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ राजशेखर अलिखत, मतलब काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर है। इसी के साथ इस लेसन जो लेसन नंबर 2 था पूरा समाप्त हुआ। संस्कृत का लेसन नंबर 2 पूरा हम लोग समाप्त कर दिए हैं, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8294375747 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको हमसे जहां तक प्रयास होगा मदद करने का मैं प्रयास करूंगा। बाकी आप सभी को मन लगा के पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, पूरे दिल दिमाग से पढ़ें। पूरा ये कंप्लीट दूसरा लेसन का ये वीडियो है ना, पूरा कंप्लीट ये 2 लेसन का संस्कृत का जो पाटलिपुत्र वैभव है, हमने पाटलिपुत्र के वैभव, पाटलिपुत्र के इतिहास का बहुत ही संक्षेप में वर्णन करके आपको बताने का प्रयास किया हूं, है ना। आप सभी को ईमानदारी से इसको फिर से पुनः देख लीजिएगा। पाटलिपुत्र के बारे में बता दिया हूं, है ना। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है ना। अशोक के समय में पाटलिपुत्र का इतिहास रहा। बुद्ध जी ने पहले ही बता दिया था कि पटना, ये जो पाटलिपुत्र, आज ये पाटलिपुत्र है लेकिन आगे चलकर ये महानगर बनेगा। इस तरीके की बातें हम आपको पूरा बताने का प्रयास किया हूं। आप सभी को शब्दार्थ लिख लीजिएगा, इसका शब्दार्थ लिख करके आप कॉपी पे नोट कीजिएगा। आपको अगर लगे कि तो आप हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप इसका हिंदी बना करके लिख करके भेज दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक चीज़ और आप सभी से मांग करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सेंड करने का प्रयास करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे और आगे भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।